गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आपको आंसर राइटिंग करनी नहीं आती है, आपने खूब ज़्यादा नॉलेज गेन कर ली है, लेकिन जब भी आप आंसर लिखने बैठते हैं तो आप ठीक आंसर नहीं लिख पाते हैं, या फिर वैसा नहीं लिख पाते हैं कि जैसा हम लिखना चाहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। अगर ऐसा है तो ये क्लास आपके लिए है। हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं लिया है। शुरुआत है तो शुरुआत धीमे धीमे करते हैं, सरल से करते हैं, उसके बाद धीमे धीमे उसका लेवल बढ़ता जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका हम आपको फॉर्मेट बताते हैं कि किस तरह से आप एक बेहतर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं, और कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के लक्ष्य तो एक थे, परंतु दोनों के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नता को स्पष्ट करते हुए विवेचना कीजिए। इसका मतलब यही है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, नेशनल मूवमेंट के दौरान, दोनों ही के उद्देश्य एक थे, लक्ष्य सेम थे। क्या थे? कि देश को स्वराज दिलाना है, देश को आज़ादी दिलानी है। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, लेकिन दोनों की जो अप्रोच थी वो अलग थी। एक कहते हैं कि अहिंसा के माध्यम से आज़ादी लेंगे, दूसरे कहते हैं नहीं, हमें लड़के आज़ादी लेनी है, छीन के आज़ादी लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जब भी किसी क्वेश्चन का फॉर्मेट लिखा जाएगा, आंसर का फॉर्मेट आप लिख रहे हैं, उसको 3 चरणों में लिख लीजिएगा। 3 चरणों में। पहला क्या होता है? पहला होगा आपकी भूमिका। पहली आपकी भूमिका होगी, इंट्रो होगा। दूसरा होगा आपका मुख्य भाग, मेन बॉडी या मेन पार्ट। ठीक है। तीसरा होगा आपका निष्कर्ष, कंक्लूजन। ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को लिखना है, इंट्रो, मेन पार्ट, कंक्लूजन। ठीक है। इंट्रो में क्या लिख सकते हैं? इंट्रो में कोई हम ऐसी चीज लिखें, आप पहले आप ये देख लीजिए, मान के चलिए या तो 200 शब्दों का है या 250, यानी कि 200 शब्दों के आसपास मान के चलिए। अभी शब्द सीमा पर ध्यान मत करिए, क्योंकि ये शब्द सीमा का अभी अभी ध्यान रखेंगे ना तो आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आपकी क्रिएटिविटी है उस पर एक ताला लग जाएगा कि आप इसी बीच में लिखना है, इतने शब्दों में लिखना है। तो क्रिएटिविटी आपको निकालनी है, तो आप अभी शब्द सीमा का ध्यान मत करिए, उसकी जो लिमिट है उसको ब्रीच कर जाइए, खूब लिखिए, उसके बाद में धीमे धीमे खुद ही आ जाएगा। ठीक। इंट्रो में कुछ ऐसा लिखिए कि दोनों के योगदान या दोनों की जो भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, प्रयास है, वो दिख जाए। तो हम लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस दोनों ही नेताओं ने प्रतिबद्धता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं कि दोनों ही ने एक महत्वपूर्ण तरीके से या माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसका योगदान दिया। जैसे हम शुरुआत करते हैं कि महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस दोनों ही नेताओं ने प्रतिबद्धता पूर्वक राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया। यद्यपि दोनों के दृष्टिकोण भिन्न थे। ठीक है। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों नेताओं ने ही प्रतिबद्धता पूर्वक राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया। हालांकि दोनों की जो अप्रोच थी वो अलग अलग थी। अब अप्रोच क्या अलग अलग थी, अब वो बातें आपको लिखनी है मेन बॉडी में। वो बातें आपको कहाँ लिखनी है? मेन बॉडी जो है, मेन बॉडी में आपको लिखना है कि अप्रोच कैसे अलग थी।
इधर लिख लीजिए आप महात्मा गांधी, ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका पी आर सॉरी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब इन दोनों में क्या क्या अंतर थे, इन सब चीजों को देखते हैं। पहला, गांधी जी क्या कह रहे थे? गांधी जी साधन और साध्य की पवित्रता पर बल देते थे। पहला आपको पॉइंट लिखना है कि गांधी जी साधन साध्य की पवित्रता, इसका मतलब क्या है? गांधी जी कहते थे हमारा जो साध्य है, साध्य क्या था? देश को स्वराज दिलाना, आजादी लेना, स्वतंत्रता प्राप्त करना साध्य था। उन्होंने कहा हमारा साध्य तो पवित्र है, लेकिन साधन भी पवित्र होना चाहिए। साधन का मतलब हिंसा करके हमें आजादी नहीं लेनी है, रक्तपात करके हमें आजादी नहीं लेनी है, अंग्रेजों को मार डाला जाए उसके बाद में उनको भगा दिया जाए या मार डाला जाए भगाकर, इस प्रकार से आजादी नहीं लेनी, हमें अहिंसा पूर्वक लेनी है, ठीक है। तो क्योंकि उन्हें इस बात की उनको पता भी था कि अगर एक बार रक्त पूर्वक आजादी ली गई तो देश में कभी भी अहिंसा का माहौल नहीं हो पाएगा। अब देख लीजिए, चाहे वो सोवियत संघ की बात हो या फिर दुनिया के किसी भी समाज की बात हो, जिस समाज की आजादी रक्तपात के माध्यम से हुई है वो समाज आज भी बिखरा हुआ है, गृह युद्ध जैसी चीजें बनी रहती हैं, ठीक है। तो साधन और साध्य की पवित्रता पर बल दिया। दूसरा आपका आ जाएगा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम जो आजादी लेंगे वो अहिंसा पूर्वक लेंगे, अहिंसा पूर्वक लेंगे, इसी में आ जाएगी अहिंसा पूर्वक, हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, शांति पूर्वक तरीके से लेंगे, सत्य और अहिंसा लेंगे से लेंगे। इसी क्रम में उन्होंने क्या किया? उन्होंने चाहे वो सही असहयोग आंदोलन की बात हो, असहयोग आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन, जितने भी गांधी जी ने आंदोलन चलाए, चाहे असहयोग आंदोलन हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सभी में उन्होंने एक चीज पे हमेशा ध्यान दिया कि आंदोलन के दौरान हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसी दौरान आपने सुना होगा कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, खूब तेजी से चल रहा था, तो चौरा चौरी में घटना हो जाती है जिसमें कई सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो उसी समय गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते हैं, आंदोलन को उसी समय उन्होंने वापस लिया और कहते हैं कि हमसे यानी कि मुझसे एक हिमालय जैसी त्रुटि हो गई, हिमालय जितनी बड़ी गलती हो गई है। तो ये सारी चीजें हों। उसके अलावा गांधी जी की जो अप्रोच थी वो व्यक्तिवादी एवं अराजकतावादी, ठीक है। व्यक्तिवादी का मतलब सीधा ये होता है कि वो व्यक्ति को केंद्र में मानते हैं, अन्य जितनी भी चीजें हैं, राज्य है, संस्थाएं हैं, सरकार है, ये सब गौड़ हो जाती हैं। ये सभी इसलिए हैं क्योंकि व्यक्ति है, तो व्यक्ति केंद्र में है। और व्यक्तिवादी बनने के लिए अराजकतावादी बनना पड़ेगा इनको। क्यों? अराजकतावादी मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो राज्य को नहीं मानते, जो कहते हैं जो स्टेट होता है होना ही नहीं चाहिए, स्टेट को नष्ट कर देना चाहिए। स्टेट यानी कि हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारी ये सारी प्रशासन व्यवस्था, ये पूरा क्या है? राज्य है। क्यों इसलिए कहते थे? क्योंकि राज्य क्या करता है? राज्य हिंसा करता है, ठीक है, पुलिस के द्वारा हिंसा करता है, अन्य बहुत सेना के माध्यम से हिंसा करता है, बहुत भी तरीके होते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा राज्य सभी को समरूप बना देता है, समरूपता लाता है। जैसे आप अपने यहाँ कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं? आप वही पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं जो राज्य ने तय किया है, जो सरकार ने तय किया है। आप सोच रहे हैं कि हम ह्यूमैनिटी का एक विषय ले लें, एक साइंस का विषय ले लें, ऐसा नहीं हो पा रहा है, आपको उनमें से एक ही मिलेगा। हालांकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसमें तो ये चीज़ें फिर भी कुछ हद तक इसमें किया गया है, लेकिन फिर भी हम वही पढ़ रहे हैं जो राज्य तय कर रहा है। और राज्य क्या कर सकता है इसके माध्यम से,
उसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा जर्मनी में। जर्मनी में हिटलर क्या पढ़वाता था? वो पढ़वाता था हिटलर ही सब कुछ है, हिटलर आपका ही माँ बाप है, और जो यहूदी हैं सभी देश के शत्रु हैं, देश के दुश्मन हैं, और जो जर्मन आ रहे हैं वही श्रेष्ठ है। उन्हीं को हक है पूरी दुनिया पर, पूरी कायनात पर राज करने का। ठीक है, तो उसने क्या किया? पाठ्यक्रम के माध्यम से लोगों की सोच बदल दी। ठीक है, तो अराजकतावादी का मतलब होता है जो राज को नहीं मानते हैं। तो क्योंकि गांधी जी कहते थे राज क्या करता है? हिंसा करता है। राज क्या करता है? सभी व्यक्तियों को एक बना देता है। ठीक है, जबकि व्यक्ति होना चाहिए एकदम मौलिक होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, जो चाहे वैसा करे। ठीक है, तो गांधी जी की अप्रोच ये थी, इस माध्यम से करना चाहते थे। वहीं पर अगर आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में मिलेगा साधन साध की पवित्रता पर इन्होंने बल दिया। तो इन्होंने बल दिया साध की पवित्रता। ठीक है, इन्होंने कहा साधन पवित्र होना जरूरी नहीं है, इतना ही पर्याप्त है कि साध मेरा पवित्र है, मेरा उद्देश्य पवित्र है। मेरा उद्देश्य है देश को आजादी दिलाना। साधन हम खून की होली भी खेल सकते हैं साधन के रूप में। तो इस रूम में आप देख सकते हैं कि इन्होंने देश को आजाद कराने के लिए हिटलर से भी हाथ मिला लिया था, जापान से हाथ मिला लिया था, जो भी फांसीवादी ताकतें थी उनका भी सहयोग लेने के लिए तैयार हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, साधन कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता है। ठीक है, तो उन्होंने ये किया। दूसरा अहिंसा, तो इन्होंने कहा नहीं, सशस्त्र क्रांति करो, सशस्त्र विद्रोह करो। ठीक है, सशस्त्र क्रांति के द्वारा आज़ादी लेनी चाहिए, लड़के आज़ादी लेनी चाहिए, ये सारी बात की। इसी दौरान इन्होंने क्या किया? असहयोग किया अहिंसा के रूप में। सबने अवज्ञा, भारत छोड़ो, इन्होंने क्या किया? आजाद हिंद फौज का गठन किया था। आजाद हिंद फौज, INA, आजाद हिंद फौज का इन्होंने गठन कर दिया। और इसके माध्यम से इन्होंने अटैक भी कर दिया था भारत पर ही। जापान का सहयोग लेकर सिंगापुर से होते हुए आए थे, म्यांमार से होते हुए, और फिर यहाँ पे अटैक कर दिया था। और यहाँ तक कि पूर्वोत्तर में जैसे मणिपुर जैसे कुछ राज्य थे, इन पर कंट्रोल भी कर लिया था, नियंत्रण भी स्थापित कर लिया था। वो बात अलग है कि जब फांसीवादी ताकतें हारने लगी तो फिर इनका पलड़ा बहुत कमजोर होने लगा था। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज की बात करें, ये व्यक्तिवादी है, समाज अराजकतावादी है। ये क्या है? ये व्यक्तिवादी नहीं है, ये समाजवादी, समाजवादी हैं, समाजवादी हैं। ये अराजकतावादी हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं नियोजित राज्य होना चाहिए, नियोजित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। शायद आपको ये दिखना रहा हो, यहाँ लिखा है नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक है, या फिर नियोजित नियंत्रण होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? समाजवादी का मतलब ये होता है कि उत्पादन के जो साधन हैं उन पर राज्य का नियंत्रण होगा। किस क्षेत्र में कितना ज्यादा इन्वेस्ट करना है, किस क्षेत्र को कितना ज्यादा आगे बढ़ाना, ये तय राज्य करेगा। राज्य सर्वे सर्वा होगा। जैसे कि 1990 से पहले भारत हुआ करता था। हालांकि भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, प्लान इकोनॉमी थी, लेकिन मिश्रित थी। निजी क्षेत्र को भी कुछ आजादी थी, लेकिन यहाँ पर निजी क्षेत्र को कोई आजादी नहीं होती। निजी क्षेत्र होता ही नहीं है। बाजार तय नहीं करेगा किसी वस्तु का भाव क्या होगा, उसका रेट क्या होगा, राज्य तय करेगा। अगर सरकार ने तय कर दिया कि टमाटर 10 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 10 रुपए ही मिलेगा पूरी साल। ठीक है, ये होता समाजवादी। नियोजित अर्थव्यवस्था, इसी को व्यवहार में लाने के लिए ये टूल्स होता है। तो इस प्रकार से मेन पार्ट में आपने गांधी जी का अप्रोच, सुभाष चंद्र बोस का अप्रोच देख लीजिए। कंक्लूजन फिर वही देख लीजिए। हालांकि गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस के साधन थे, अलग अलग थे, लेकिन साथ दोनों के एक थे, देश को आजाद कराना। साधन दोनों के ही पवित्र थे। साधन, ठीक है, साधन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन साथ दोनों के ही सेम थे, मंजिल एक ही थी, रास्ते अलग अलग थे। तो ये कंक्लूजन आप लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि आंसर फॉर्मेट कितना कैसे लिखा जाएगा, और एक अच्छा आंसर आपको लिखना है तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा वैसे लिख के बताऊं जैसे कॉपी पर लिख के बताया जाता है। आगे की वीडियोस में वो भी करके हम बता देंगे, लेकिन फिलहाल में आप इतना करके देखिए इस प्रकार से, और सीधा आप लिखिए ना। कंक्लूजन लिखा आपने, फिर थोड़ा आगे बढ़ाया उसको, ये पॉइंट्स के रूप में इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, इनको पॉइंट के रूप में सीधा लिख दीजिए। महात्मा गांधी के दृष्टिकोण,
हेडिंग बनाई और इसको पॉइंट बना दिया, एक ही हेडिंग बनाई पॉइंट बना दिया, कंक्लूजन लिख दिया, बेहतर आंसर है। इससे अच्छा क्या आंसर लिख सकते हैं? ठीक है ना। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, नमस्कार।